वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यंग इंडिया अकेडमी। तो अभी हम लोग एसएससी के लिए जनरल साइंस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट लेक्चर आया था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट किया था, ठीक है। लास्ट के दो लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली क्वेश्चन सीरीज बेस्ड थे, जिसके अंदर हमने पीवाईक्यूज डिस्कस किए, ठीक है। वो पीवाईक्यूज डिस्कस किए डिफरेंट टॉपिक से जनरल साइंस के, जिनसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स के अंदर आए हुए हैं। अब चाहे फिर वो क्वेश्चंस जो है वो सीएचएसएल के अंदर आए, चाहे फिर वो क्वेश्चन सीजीएल के अंदर आए, सीपीओ के अंदर आए, एमटीएस के अंदर आए, या फिर किसी और एसएससी के एग्जाम के अंदर आए, तो वो सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने लास्ट सीरीज में भी आपको बताया था कि हर क्वेश्चन के आगे, ठीक है, हर क्वेश्चन के आगे एक तो ये मेंशन्ड है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कौन से एग्जाम के अंदर, एसएससी के कौन से एग्जाम के अंदर कौन से ईयर में आया और कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आपको ये पता चले कि आपको कौन से टॉपिक से, ठीक है। या फिर अगर बायोलॉजी की लेट से हम लोग बात करें तो बायोलॉजी में भी कौन से टॉपिक से आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग हर ऑप्शन के लिए जहाँ पर डिस्कस हो पाता है, हम लोग हर ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं कि ये वाला आंसर जो है या ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के आज भी हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी कि साउंड जो है, ठीक है, आवाज, अभी आप लोग को मेरी आवाज सुन रही है, तो साउंड जो है वो कौन से मीडियम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता, या ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं वैक्यूम, सॉइल, वाटर एंड फायर, इनमें से किसके थ्रू जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 के एग्जाम में टॉपिक साउंड से आया था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स वाले पोर्शन से पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, वैक्यूम, सॉइल, वाटर और फायर। साउंड की ना एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, इट नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ठीक है। यानी कि साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, तभी साउंड प्रोपेगेट कर सकती है, ठीक है। यानी कि अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो यानी कि हमारे बीच में एक मीडियम है, ठीक है। मीडियम कौन सा है, एयर है, ठीक है। तो कोई भी मीडियम जब होगा तभी साउंड क्या कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, अदरवाइज साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। सॉइल एक मीडियम है, वाटर भी एक मीडियम है, फायर भी एक मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बट वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब ही क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है ना खाली, बेसिकली जहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं है। तो वैक्यूम क्या है, बेसिकली वैक्यूम क्या है, यहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। वैक्यूम के अंदर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है। और साउंड को क्या चाहिए, साउंड को चाहिए अ मीडियम। अगर कोई मीडियम होगा साउंड के ट्रैवल करने के लिए तभी साउंड प्रोपेगेट कर सकती है, अदरवाइज साउंड जो है वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम, यानी कि जो साउंड है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। बाकी सभी मीडियम्स में साउंड क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है या प्रोपेगेट कर सकती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या व्हाट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी जो होता है दैट इज जी, और इसकी वैल्यू अभी भी वही है जो दी गई थी जब, और आगे भी यही वैल्यू रहने वाली है अनटिल एंड अनलेस कोई और डिस्कवरी ना हो या कुछ और चेंजेस ना हो, तब तक वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी जो है इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 के अंदर टॉपिक ग्रेविटेशन से पूछा गया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये
ग्रेविटेशन टॉपिक से CHSL 2022 के अंदर पूछा गया था एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यू याद होनी चाहिए। तो जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो कितनी होती है, दैट इज 6.75 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है जी की। ठीक है, ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू जो होती है वो होती है जी की। 6.75 into 10 raised to the power न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू आती कहाँ से है, दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये जो है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से जी की वैल्यू अगर निकाली जाए तो वो कितनी होगी, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आर स्क्वायर यानी कि लेंथ को डिनोट कर रहा है यानी एम स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है m1 m2, मास की यूनिट क्या होती है केजी, तो यहाँ पे केजी स्क्वायर, तो यहाँ से यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.75 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, which of the following helps keep the earth's atmosphere in place। यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो एक रेगुलेटेड वे में कौन से फोर्स की वजह से रहता है, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 के अंदर पूछा गया था, टॉपिक ग्रेविटेशन। अगेन ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन से पूछा गया था। ठीक है, अब हो सकता है डिफरेंट शिफ्ट में पूछा गया हो। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। ठीक है, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखो क्या होता है, ग्रेविटेशन टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट जो है वो टुवर्ड्स अर्थ क्या होता है, बेसिकली पुल होता है। ठीक है, और वो जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, वो किसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, अब इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो क्या हो रहा है, बेसिकली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक बैलेंस्ड वे में रह रहे हैं ना। अगर अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा तो क्या होगा, बेसिकली एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने एक और बात पढ़ी थी, ये क्या होता है, ये वीकेस्ट फोर्स होता है, बट स्टिल ये क्या करता है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, यानी कि हर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग ही लग रहा है। ठीक है, दैट मींस कि अर्थ तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स लगा ही रहा है। ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक बैलेंस्ड वे में रखने के अंदर ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डैश एनर्जी। ये क्वेश्चन एमटीएस 2021 के अंदर टॉपिक वर्क एंड एनर्जी से पूछा गया। ठीक है, क्या बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ये दो एनर्जीज का सम होती है। ये क्या होती है, दो एनर्जीज का सम होती है। ठीक है, एक एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और सेकंड एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तब आती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होता है। ठीक है, जब मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम्स इनटू प्ले, बट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये स्टोर्ड होती है। ये क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो जो है सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। अब एक बार इसके ऑप्शन देखें, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इज केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी।
केमिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल्स की वजह से होती है, थर्मल एनर्जी हीट की वजह से होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, काइनेटिक एनर्जी, ओके। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, which of the following quantities is not a vector quantity, यानी कि यहाँ पे आपको 4 क्वांटिटीज दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, एमटीएस 2019 के अंदर, अगेन वर्क एंड एनर्जी वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ऑप्शन क्या क्या है, वर्क, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड फोर्स, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी। ऑल्दो हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको फिर बता देती हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, वन इज स्केलर, ओके, एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर। वन इज स्केलर एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर में एक मेजर चीज का डिफरेंस होता है, सिमिलैरिटी क्या होती है, दोनों के पास में एक मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। दोनों के पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसकी यूनिट भी होगी, है ना। लेट्स से 20 मीटर मैंने लिखा 20 मीटर, ठीक है। अब मैंने इसके साथ में कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की, ठीक है। लेट्स से मैंने बोला कि अ पर्सन मूव्स 20 मीटर्स अहेड, ठीक है, मैंने इतना बोल दिया। अब मैंने सिर्फ 20 मीटर्स बोला, यानी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी, यानी उसका मैग्नीट्यूड बता दिया। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की कि वो ईस्ट में मूव किया, वेस्ट में मूव किया, राइट मूव किया, लेफ्ट मूव किया, नॉर्थ साउथ, मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। यानी कि जब सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो, न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, पर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं हो, वो सभी क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती, उनको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। जिनके पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है, उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है। उन क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, उनको बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं अ पर्सन मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब जैसे ही मैंने टुवर्ड्स ईस्ट मेंशन कर दिया, तो ये जो ईस्ट है बेसिकली, ये जो ईस्ट है ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं डायरेक्शन, ओके, ये बता रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन गई, ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। नाउ दिस क्वांटिटी इज नो मोर स्केलर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है बट साथ में डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, वो क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर बात की जाए वर्क की, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि जब हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वर्क डन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, ठीक है। यानी कि बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
इसी वजह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ही क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मींस जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो इसका आंसर हो नहीं सकता, वेलोसिटी भी नहीं हो सकता। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगेन यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस फोर्स भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज वर्क डन। ठीक है, वर्क डन जो है बेसिकली इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होती। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज वर्क। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्क। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द वेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम्स आर डैश वेव्स, यानी कि कौन सी वेव्स जो है वो रडार सिस्टम के अंदर यूज की जाती हैं, आपको उनका नाम बताना है। ये क्वेश्चन CHSL 2019 के अंदर टॉपिक वेव से पूछा गया था। ठीक है, वेव टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर सी इज माइक्रो एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेडियो वेव्स। ठीक है, अब जो वेव्स होती है इनके पास में क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। इनके बीच में क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशन होता है। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन का ये मतलब है कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी, या जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम वेवलेंथ होगी। ठीक है, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि वेवलेंथ भी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब रेडार सिस्टम की अगर बात की जाए तो रेडार सिस्टम के अंदर किस चीज की जरूरत है, एक हाई वेवलेंथ की जरूरत है या एक लॉन्गर वेवलेंथ की जरूरत है। ठीक है, इसको लॉन्गर वेवलेंथ लिख लेते हैं, एक लॉन्गर वेवलेंथ की जरूरत है। लॉन्गर वेवलेंथ की क्यों जरूरत है, ताकि जो वेव्स हैं वो बिना किसी फ्लक्चुएशन के या बिना किसी डेविएशन के एक काफी लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, रडार सिस्टम के अंदर एक लॉन्गर वेवलेंथ की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से जो माइक्रोवेव्स होती हैं, ठीक है, नाम क्या है इनका, माइक्रोवेव्स, पर इनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज लॉन्गर। ठीक है, जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है इन चारों ऑप्शंस के अंदर से। एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज लीस्ट। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ जो है अगर इनकी सबसे ज्यादा है इन चारों में तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी। तो बेसिकली क्या हो पाती है, इनको जो है, ठीक है, जो माइक्रोवेव्स है दे कैन बी फोकस्ड, ओके, दे कैन बी फोकस्ड विदाउट डेविएशन। ठीक है, विदाउट मच डेविएशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बिना किसी डेविएशन के या बहुत ज्यादा डेविएशन के बिना क्या कर पाती हैं, इनको हम लोग फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए रडार सिस्टम के अंदर, ठीक है, रडार सिस्टम के अंदर जो वेव्स यूज होती हैं उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है माइक्रोवेव्स। ठीक है, इसीलिए किसी को उसके नाम से जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। डिस्कवरी से अब ये क्वेश्चन आया, आप लोग अक्सर फाउंटेन पेन यूज करते होंगे। तो क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन। जो कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन होता है उसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है, अब आप लोगों को लगता होगा कि यार मेमोराइजेशन करना तो बहुत मुश्किल है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड आते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, उनका आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन MTS 2021 के अंदर टॉप
टॉपिक डिस्कवरी से आया था, ठीक है। और फाउंटेन पेन की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? फाउंटेन पेन की डिस्कवरी जो की थी वो की थी एली वाटरमैन ने। एली वाटरमैन जो थे इन्होंने क्या किया था? फाउंटेन पेन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। फाउंटेन पेन की डिस्कवरी जो की थी वो किन्होंने की थी? वो की थी एली वाटरमैन ने। अब अगर बात की जाए बाकी सारे साइंटिस्ट की, तो जो डेविड ह्यूग्स थे इन्होंने कार्बन माइक्रोफोन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। जो कार्बन माइक्रोफोन है उसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? वो की थी डेविड ह्यूग्स ने, ठीक है। जो आयन डोनाल्ड है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स की डिस्कवरी की थी। इन्होंने अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स जो है उनकी डिस्कवरी की थी। इनको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और जो एल्फ्रेड नोबल थे, इन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एक और एसएससी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि विच अमंग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड डायनामाइट, ठीक है। तो उसका जो आंसर था, उसका आंसर क्या था? एल्फ्रेड नोबल था, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि कार्बन माइक्रोफोन की डिस्कवरी डेविड ह्यूग्स ने की थी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स की डिस्कवरी जो है वो आयन डोनाल्ड ने की थी। एली वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की डिस्कवरी की थी और एल्फ्रेड नोबल जो थे इन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डिस्कवरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, स्पेक्ट्रम यानी कि लाइट जो है इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, ठीक है। लाइट जो है, ठीक है, ये क्या करती है? इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, ठीक है। और वो क्या बनाती है? बेसिकली एक स्पेक्ट्रम बनाती है, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ये पहले किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी वो आपको बताना है। अगेन ये क्वेश्चन डिस्कवरीज वाले टॉपिक से सीपीओ 2019 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिस्कवरी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, डिस्कवरी से इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं, ये हमको क्लियर है, ठीक है। तो जो डिस्कवरी जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? वो डिस्कवरी की थी आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, या इसको इसाक न्यूटन भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो न्यूटन साहब थे इन्होंने सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? सीजीएल 2022 के अंदर आया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक से। अब अगर आपको याद होगा जब हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था, हमने जनरल साइंस स्टार्ट ही कौन से टॉपिक से की थी? हमने स्टार्ट की थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटल्स के बाद में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट से शुरुआत की थी। और मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में लास्ट में जब हम लोग कंप्लीट कर रहे थे चैप्टर को, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स आपको हमेशा याद रखनी है और उन्हीं में से एक यूनिट थी वर्क डन की। तो अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला था, क्योंकि वर्क डन की ये जो यूनिट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आई है, हो सकता है पहले भी कभी आई हो, ठीक है। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की जो यूनिट होती है दैट इज जूल। क्या होती है? जूल होती है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन की यूनिट होती है, ठीक है। अब इसको आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर भी तो हो गया, जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर भी तो हो गया। तो ये आपको ना याद रखना है, ठीक है। अब अगर बाकी सारी यूनिट देखी जाए, वॉट जो है वो किसकी यूनिट होती है? वो होती है पावर की यूनिट, है ना। एम्पियर जो है वो करंट की यूनिट होती है, ठीक है। और डेसिबल जो है, डेसिबल किसकी यूनिट होती है? जो साउंड की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, या जो लाउडनेस होती है, जो लाउडनेस होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? दैट इज डेसिबल, ठीक है। तो यानी हमें जूल भी पता चल गया किसकी यूनिट है, ठीक है। डेसिबल, एम्पियर और वॉट किसकी यूनिट है वो भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जूल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60।
The SI unit of acceleration is, the SI unit of acceleration is, अब ये क्वेश्चन भी CGL 2022 के अंदर आया था, हो सकता है सेम शिफ्ट में आया हो सकता है डिफरेंट शिफ्ट में आया हो, अगेन यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, तो क्या यूनिट बन जाएगी, यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है वो सेम मतलब है दोनों बातों का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर सेकंड ये तो नहीं हो सकती, डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन सेकंड टाइम थोड़ी हो सकता है, डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर नो। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे मतलब है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम किसकी यूनिट हो सकती है, बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो वेलोसिटी की यूनिट हो सकती है, ठीक है। अब ये मीटर जो है डिस्टेंस को भी डिनोट कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट को भी डिनोट कर सकता है, यानी कि ये जो यूनिट है वो किसकी हो सकती है, या तो स्पीड की हो सकती है, या फिर किसकी हो सकती है, वेलोसिटी की हो सकती है, या तो स्पीड की हो सकती है या वेलोसिटी की हो सकती है, क्योंकि हमें मेंशन थोड़ी ना है कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस लेना है या डिस्प्लेसमेंट लेना है, बट मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट हो सकती है, स्पीड की या वेलोसिटी की। अब अगर यहाँ पे आपसे एक्सेलरेशन की जगह स्पीड या वेलोसिटी पूछा जाता तो जो करेक्ट आंसर होता वो क्या होता, ऑप्शन नंबर सी होता, ठीक है। बट हमसे एक्सेलरेशन की यूनिट पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which chemical compound with the chemical formula CH3 CH2Cl is used as a blowing agent in foam plastics? फोम प्लास्टिक्स के अंदर ब्लोइंग एजेंट की तरह एक केमिकल कंपाउंड यूज होता है, यानी कि आपको इस केमिकल फॉर्मूला वाले केमिकल कंपाउंड की यूज भी दी हुई है, यानी कि अगर हमें इसका नाम पता हो तो हमको इसकी एक यूज भी याद हो जाएगी, ठीक है। आपको बताने के इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, ठीक है। आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 क्लोरोहेक्सेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोमीथेन एंड क्लोरोइथेन, ठीक है। अच्छा, CHSL 2022 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये पूछा गया, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे जनरली बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ठीक है। नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को नहीं, साइंस बैकग्राउंड वालों को भी जनरली मुश्किल लगती है, ठीक है। बट अगर इसकी बात की जाए CH3 CH2Cl, तो यहाँ पे ना 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है, ओके। और एक क्लोरीन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, 1 कार्बन कंपाउंड को ना मिथ बोला जाता है, 1 कार्बन कंपाउंड के लिए मिथ बोला जाता है, 2 कार्बन के लिए इथ बोला जाता है, 3 के लिए प्रॉप बोला जाता है, 4 के लिए ब्यूट बोला जाता है, 5 के लिए पेंट बोला जाता है, ठीक है। 6 के लिए क्या बोला जाता है, हेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, इस तरीके से करके क्या किया जाता है, कार्बन चेन्स को नेम किया जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली उनके साथ में एक साइड चेन जुड़ी हुई है तो उसको भी नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, ये एज अ साइड चेन जुड़ा हुआ है, ये कैसे जुड़ा हुआ है, साइड चेन जुड़ा हुआ है। एंड अगर इसमें देखा जाए ना तो दिस इज अ सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, CH3 CH2 एंड यहाँ पे Cl, ठीक है। तो यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन, डबल बॉन्ड के लिए होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आइन। यानी हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कितने, 2 कार्बन है, यानी कि इथ एन, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है, साइड ग्रुप है, ठीक है। तो क्लोरो इसको लिखेंगे, ठीक है, और क्लोरोइथेन जो है इसका नाम बन जाएगा, क्लोरोइथेन इसका क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोइथेन, ठीक है। एक क्लोरीन प्रेजेंट है, इथ यानी कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन हो जाएगा, फॉर्मूला भी दिया हुआ है CH3 CH2Cl, ओके ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH3CH2OH? CGL 2022 के अंदर अगेन पूछा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, CH3 है ना, CH2 और OH, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसका क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी कि इथ, सिंगल बॉन्ड है सब में, यानी कि एन, OH प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जो है ना बेसिकली अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है, तो इसको ऑल बोला जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल क्या है, बेसिकली CH3CH2OH का केमिकल नेम हो जाएगा, ठीक है। इस केमिकल कंपाउंड का जो नेम हो जाएगा दैट इज इथेनॉल, ठीक है। अब अगर बात की जाए एसिटिक एसिड की, ठीक है, मीथेन की और क्लोरोफॉर्म की, तो इनके आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, रुको, CH3COOH, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH4, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। CHCl3 जो है वो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया, CGL 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि CGL के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यानी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और अभी तक हमने इस लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस किए वो जनरली नेमिंग बेस्ड वाले किए, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे नहीं जाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग का थोड़ा सा बेस बनता रहे, ठीक है, और आप लोगों को चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर होती रहे, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोपेन की, तो मिथ इथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है, ओके। एन यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा, अब एक काम करो, 3 कार्बन चेन बना ली, ठीक है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, यानी कि ये क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ये क्या कर सकता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये फर्स्ट कार्बन है, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी जगह पे H लगा दो, लगा दिया। यहाँ पे भी एक दो बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पे 2 H लग जाएंगे, 4 बॉन्ड्स बन गए। अब यहाँ पे सिंगल एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 H लग जाएंगे, 4 बॉन्ड्स बन गए। यानी कि कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ठीक है। यानी कि 3 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो प्रोपेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक बार इनके ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस के अंदर क्या है, देखो 2 4 3 8 2 6 एंड 4, तो करेक्ट आंसर क्या है, 3 एंड 8, ठीक है। अब इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H8, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा C3H8, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, यानी कि यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। MTS 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पूछा गया, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया, ठीक है। अब कौन कौन से दिए हुए, आयरन, कॉपर, टिन और सेलेनियम, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है। कॉपर का Cu, ठीक है। टिन और सेलेनियम को होता है Se, ठीक है, ओके। तो अब अगर बात की जाए आयरन की, ये मेटल है। कॉपर की बात की जाए, कॉपर भी मेटल है, टिन भी मेटल है, पर सेलेनियम की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सेलेनियम क्या होता है, ये एक नॉन मेटल होता है,
ठीक है। वैसे अगर जनरली देखा जाए ना तो इसको मेटलॉइड में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसको किस में कंसीडर किया जाता है? इसको कंसीडर किया जाता है मेटलॉइड के अंदर। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स, ना तो कंप्लीटली मेटल्स की तरह होती, ना कंप्लीटली नॉन मेटल्स की तरह होती। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कहीं पे होती है, ठीक है, तो उनको मेटलॉइड बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेटल नहीं है? सेलेनियम जो है वो एक मेटल नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेलेनियम। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेलेनियम। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लेड? अब लेड जो है उसका सिंबल क्या होता है ये आपको बताना है। एमटीएस 2019 के अंदर अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया, पीरियोडिक टेबल वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे आपको चार सिंबल दिए, आपको बताने कि इनमें से कौन सा सिंबल जो है वो एलिमेंट लेड के लिए होता है, ठीक है। लेड का जो नाम होता है दैट इज प्लम्बम। क्या नाम होता है? प्लम्बम, ठीक है। और इसीलिए इसका जो सिंबल होता है ना दैट इज पीबी। इसका जो सिंबल होता है दैट इज पीबी, ठीक है। तो पीबी किसका पीबी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सिंबल्स की अगर बात की जाए, एस इज फॉर सल्फर, ठीक है। अच्छा, एजी किसके लिए होता है? एजी जो है वो सिल्वर के लिए होता है, ठीक है। एजी जो है वो सिल्वर के लिए होता है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अर्जेंटम, ठीक है। और गोल्ड का भी आप नाम याद रखना, गोल्ड का जो सिंबल होता है दैट इज एयू, और इसका जो नाम होता है दैट इज ओरम, ठीक है। ओरम से आता है एयू और अर्जेंटम से आता है एजी, सिल्वर के लिए, ठीक है। पोटेशियम की अगर बात के की अगर बात की जाए तो के जो है वो सिंबल होता है पोटेशियम, ठीक है। के जो सिंबल होता है वो होता है पोटेशियम का। और सी जो होता है ये होता है कैल्शियम का, ठीक है। सी जो है वो किसका होता है? कैल्शियम का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted into, यानी कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन के अंदर तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सीजीएल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया केमिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन, अब मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O2, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया तो यहाँ पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे फॉर्म होता है। अब अगर बात की जाए इस इक्वेशन को बैलेंस करने की, तो ऑक्सीजन जो है वो 2 है, Mg1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया एंड यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब बैलेंस भी हो गई। एंड फॉर्मेशन किसकी हुई? जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है ना क्लास 10th का साइंस का या केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। Which among the following is not an insulator, ठीक है। सीजीएल 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टीज से अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब एक होते हैं कंडक्टर, है ना, और एक होते हैं इंसुलेटर। एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो अब इंसुलेटर कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, यानी कि जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उनको कंडक्टर बोलते हैं। जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उनको क्या बोला जाता है? उनको इंसुलेटर बोला जाता है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इबोनाइट, ग्लास, मरकरी एंड ड्राई पेपर। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए, अब इनमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मरकरी, ठीक है। मरकरी जो होता है, ठीक है। अच्छा, मरकरी का जो सिंबल होता है दैट इज Hg, ये आप याद रखना।
ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाइड्राजीरम, हाइड्राजीरम इसका नाम होता है। मरकरी क्या होता है बेसिकली, मरकरी जो है, ठीक है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपसे बोला हुआ है नॉट एन इंसुलेटर, नॉट एन इंसुलेटर का मतलब क्या होगा, नॉट एन इंसुलेटर का मतलब होगा यानी कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा कंपाउंड जो है वो कंडक्टर होगा, ठीक है। अब मरकरी क्या होता है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इसके थ्रू हीट नहीं पास हो पाती, ठीक है, हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज मरकरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मरकरी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है इबोनाइट, ग्लास और ड्राई पेपर, ये क्या होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर। यहाँ पे ना आपको ये नॉट जो है वो बड़े ध्यान से याद रखना है, आप देख रहे होगे इसको मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसीलिए लिखा हुआ है ताकि इसके ऊपर आप लोग फोकस करें, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनेगर यूज्ड इन कुकिंग कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि विनेगर को जो है अक्सर कुकिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, कुकिंग पर्पसेस में यूज किया जाता है। तो विनेगर के अंदर ये यहाँ पर 4 कंपाउंड्स आपको दिए हुए, आपको बताने इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। एमटीएस 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, ठीक है। फर्स्ट इज मिथेनॉल, सेकेंड इज सोडियम सल्फेट, थर्ड इज अमोनिया एंड फोर्थ इज एसिटिक एसिड। तो जो विनेगर होता है, ठीक है, विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड, विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड ये फॉर्मूले की अभी हमने बात की थी ना, CH3COOH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जो विनेगर होता है ना, इट कंटेन्स एसिटिक एसिड, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसका और कौन कौन से सोर्स होते हैं, ठीक है, इसके और कौन कौन से सोर्स होते हैं, और इसके सोर्स होते हैं एप्पल, ठीक है, एप्पल से भी क्या है विनेगर ऑब्टेन किया जा सकता है, पाइन एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो ये भी क्या है बेसिकली कुछ सोर्सेज है विनेगर के, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, Which of the following is the male part of a flower? ओके, यहाँ पे यानी कि बायोलॉजी वाले सेक्शन की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ 2019 के अंदर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर से, ठीक है, स्टिग्मा, स्टेमेन, पिस्टिल एंड स्टाइल, ठीक है। अब जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमेन होता है, ठीक है, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है ना वो होता है स्टेमेन। जस्ट अ मिनट, यस, फ्लावर जो है मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट है ना, तो जो मेल पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्टेमेन, ठीक है, और जो फीमेल पार्ट होता है इसको बोला जाता है या तो कार्पेल या फिर पिस्टिल, ठीक है, कार्पेल या फिर पिस्टिल इसको बोला जाता है, ठीक है। अब स्टेमेन के अंदर क्या होता है, स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, और कार्पेल या पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, स्टिग्मा, अच्छा स्टिग्मा तो कार्पेल का पार्ट है यानी कि फीमेल पार्ट है, स्टेमेन, स्टेमेन जो है ये मेल पार्ट है, ओके, पिस्टिल जो है फीमेल पार्ट को क्या बोला जा रहा है, पिस्टिल बोला जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। और स्टाइल जो है ये किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेम, ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, Who was the first person who discovered cell? Dash was the first person who discovered cell. CHSL 2021 के अंदर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रांसिस क्रिक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड रॉबर्ट हुक, ठीक है।
तो जो सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, सेल की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये जो सेल्स डिस्कवर हुए थे ये किस में हुए थे? ये हुए थे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर। दूसरी बात ये कि ये जो सेल्स थे ये कौन से थे? डेड सेल्स। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल्स थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर। और ये जो सेल्स थे ये क्या थे? डेड सेल्स थे। अगर लिविंग सेल्स की बात की जाए, लिविंग सेल्स की अगर बात की जाए तो वो ल्यूवेन हुक ने क्या किए थे? डिस्कवर किए थे, ठीक है। जो ल्यूवेन हुक थे उन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और ये किसमें की गई थी? बेसिकली पॉन्ड के अंदर की गई थी, ठीक है। और इन्होंने ना सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से इन सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से इन्होंने इन सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। ओके, now let's see the next question, question number 71. The scientific study of a cell is called, यानी कि सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, ठीक है। CGL 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। अगेन सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से पूछा गया। सेल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बायोलॉजी सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर से हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो सेल की जब हम लोग स्टडी करते हैं ना उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। तो अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइटोलॉजी, ठीक है। अगर हिस्टोलॉजी की बात की जाए तो हिस्टोलॉजी क्या होती है? बेसिकली जब हम लोग टिश्यूज को स्टडी करते हैं, जब हम लोग टिश्यूज को स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है जब हम लोग फंक्शंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। जब हम लोग फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं ना तो उस ब्रांच को बोला जाता है फिजियोलॉजी, ठीक है। और टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब पता है आपको? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नेमिंग। अच्छा, हम लोग नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि उसको आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का क्या मतलब है? यानी कि उनको प्रॉपर कैटेगरीज के अंदर हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी के अंदर किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि ये जो काम है ये पर्टिकुलर फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोग टिश्यूज की स्टडी करते हैं और साइटोलॉजी के अंदर हम लोग सेल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सेल्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। उसको क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल कंटेन्स डीएनए अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। यानी कि आपको नीचे चार जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं सेल ऑर्गेनिल्स के, और आपको इनमें से बताना है कि कौन सी सेल ऑर्गेनिल जो होती है उसके पास में डीएनए भी होता है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। तो उसका आपको क्या करना है? बेसिकली आंसर करना है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनिल दी हुई है। साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइजोसोम्स। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके पास में अपना डीएनए होता है। इसके पास में क्या होता है? अपना डीएनए होता है। और इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला जाता है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये मदर से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसको जो है वो मैटरनल डीएनए भी बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऐसी सेल ऑर्गेनिल है जिसके पास में न्यूक्लियस के अलावा अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपना डीएनए भी उसके पास में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन क्या है?
व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई? यानी कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया? अब ये क्वेश्चन सेंसरी ऑर्गन से आ गया। एमटीएस 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आई का ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट जो होता है, आई का जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसका क्या नाम होता है वो आपको बताना है। तो आई का जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है दैट इज नोन एज कॉर्निया। उसका नाम क्या होता है? कॉर्निया होता है। अब कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? कॉर्निया का फंक्शन होता है टू बेंड लाइट या फिर टू रिफ्रैक्ट द लाइट, ठीक है। ये लाइट को क्या करता है? बेसिकली रिफ्रैक्ट करता है। तो ये क्या होता है? कॉर्निया का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई जो होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74, which part of the body is responsible for the red blood cells? ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के लिए कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? सीरियल 2020 के अंदर ये क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 इज लंग, बी ब्रेन, सी हार्ट एंड डी इज बोन मैरो, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो के अंदर। रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बोन मैरो के अंदर क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये किसकी हेल्प से रेगुलेट होता है? एक हार्मोन होता है। हार्मोन का नाम क्या होता है? हार्मोन का नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? बेसिकली रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। वो क्या करता है? रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोन मैरो। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोन मैरो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा गया था सीपीयू 2019 के अंदर, अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ओ, बी इज बी, ऑप्शन नंबर सी इज ए ब्लड ग्रुप एंड ऑप्शन नंबर डी इज ए बी ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप, ओके, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। अब इसका रीजन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती ही नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही नहीं है तो यानी कि यहाँ पर जो है वो कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ना तो ए के लिए कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बी के लिए नहीं प्रेजेंट है, आरएच के लिए, आरएच क्या होता है? अभी रो फैक्टर होता है, ठीक है। तो कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। ये क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है ए बी ब्लड ग्रुप को माना जाता है, ठीक है। बी के अंदर क्या होगा? बेसिकली ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी, ए के अंदर क्या होगा? बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। ए बी के अंदर जो है किसी के भी अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसी के साथ आज हमने 25 क्वेश्चंस और जो है वो डिस्कस करे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस वो थे जो कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स में आए एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, हम लोग सिर्फ एक टॉपिक को एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं करते, हम लोग डिफरेंट टॉपिक से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट एंड कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लगे अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है एसएससी के एग्जाम्स के अंदर भी, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे जनरल साइंस से वो इजी ही पूछे जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चा जो है कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ओके, so that's all for this lecture. I'll meet you with the next interesting video lecture. Till then, keep learning.